हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। फिर एक बार जूनियर अकाउंट्स क्लर्क बिहार से रिलेटेड फिर एक बार इनकम टैक्स के एक नए वीडियो के साथ जुड़ने जा रहा हूं। इनकम टैक्स की सीरीज में मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, ये चौथा वीडियोस मैं लेके आ रहा हूं। टॉपिक है इनकम टैक्स और आज का टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसको हम लोग रेसिडेंस के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आइए थोड़ा सा इसके एमसीक्यूज पे आने से पहले आपसे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें इसमें होने वाली हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या है और कैसे। इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो बहुत सी चीजें हैं, उसमें एक स्कोप ऑफ इनकम है। किस इनकम पे हमें टैक्स देना चाहिए? क्या जो इनकम हम इंडिया में कमा रहे हैं उस पर, या जो इनकम हम इंडिया के बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया कमा रहे हैं उस पर? क्या इनकम टैक्स लगाने के लिए हम ये भी देखते हैं कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं? क्या हम ये भी देखते हैं क्या डोमिसाइल कहाँ का है? क्या हम ये जानते हैं कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आए कमा रहा है तो क्या वो टैक्स देगा? क्या कोई इंडियन फॉरेन इंडिया से बाहर जाए कमा रहा तो टैक्स देगा? क्या ऐसे कुछ प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं जो हमको ये बताते हैं कि रियल में हमें टैक्स किस पे देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए? इस पे मैटर है। इनकम टैक्स कहता है कि भाई हमें मतलब नहीं है कि आप भारत के नागरिक हो, नागरिक नहीं हो, आपकी डोमिसाइल कहाँ से, कोई मतलब नहीं। हमें मतलब सिर्फ ये है कि आप इनकम अर्न कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। अगर आपने इंडिया में इनकम ऑन और रिसीव किया है या आपने फॉरेन में इनकम ऑन और रिसीव किया है तो हम आपके इनकम पे टैक्स लगाने के लिए नागरिकता, सिटीजनशिप तो नहीं देखेंगे, लेकिन रेसिडेंस जरूर डिटरमाइन करेंगे आपका। यानी कि आपके टोटल इनकम को निकालने से पहले हम आपका रेसिडेंस डिटरमाइन करेंगे, आपका निवास स्थान। आपके रेसिडेंस के हिसाब से हम पता करेंगे कि आपका टोटल इनकम क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि आप विश्व भर में कमाई गए सभी इनकम पे इंडिया में टैक्स दें, ऐसा हो सकता है कि विदेश में कमाई गए किसी इनकम पे आप इंडिया में टैक्स न दें। सब डिपेंड करता है कि आपका रेसिडेंस क्या है। यानी जब हम आपके रिटर्न्स को फाइल करते हैं, जब आपके टोटल इनकम को हम निकालने जाते हैं तो टोटल इनकम निकालने से पहले हम आपके रेसिडेंस को डिटरमाइन करते हैं, हम आपके निवास स्थान का पता करते हैं। आपके निवास स्थान में क्या आता है? आपके निवास स्थान में आता है कि आप ओआर हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स हैं, आप एनओआर हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, या आप एनआर हैं। कहा जाए तो सिर्फ 2 पार्टीशंस होता है, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट्स, और इसमें 2 पार्ट्स हो जाते हैं, ओआर और एनओआर। यानी सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप रेसिडेंट हैं कि नॉन रेसिडेंट हैं। अगर आप रेसिडेंट हो गए तो उस रेसिडेंट फिर जानेंगे कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स हैं। यानी कहा जाए तो यहां आइए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हम देखेंगे। क्या आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स हैं? क्या आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स हैं? ठीक है, क्या आप नॉन रेसिडेंट्स हैं? क्या हैं आप? यानी हम प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम निकालने से पहले आपका रेसिडेंस डिटरमाइन करेंगे। और रेसिडेंस कैसे डिटरमाइन करेंगे अब जानिए। इसके लिए 2 बेसिक कंडीशंस होंगे। कितने बेसिक कंडीशंस होंगे अगर हम बात करें तो इसके लिए 2 बेसिक कंडीशंस होंगे। बेसिक कंडीशंस, कितने बेसिक कंडीशंस होंगे? 2 बेसिक कंडीशंस होंगे और फिर 2 एडिशनल कंडीशन होंगे। एडिशनल कंडीशंस होंगे, पहला और दूसरा 2। हम इन बेसिक को एडिशनल कंडीशन से पता करेंगे कि आप ओआर हैं, एनओआर हैं, क्या है। पहला बेसिक कंडीशंस क्या है? आप प्रीवियस ईयर में कम से कम एटलीस्ट
एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, यानी कम से कम 182 दिन आप भारत में रहे हो, पहला बेसिक कंडीशन। दूसरा बेसिक कंडीशन 360, यानी एटलीस्ट, यहां भी एटलीस्ट 365 डेज, सॉरी 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये, एंड 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। ये 60 डेज कुछ केस में 182 डेज होंगे। यानी पहला बेसिक कंडीशन क्या है, आप प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज भारत में रहे हो, भारत छोड़ने का दिन और भारत में आने का दिन इंडिया में काउंट होगा। प्रीवियस ईयर को छोड़ के ठीक पहले के 4 वर्षों में 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के ठीक पहले के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन, और प्रीवियस ईयर में 60 डेज, और ये 60 डेज कुछ केस में 182 डेज। कब? एक्सेप्शनल केस, जब कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर इंप्लॉयमेंट के लिए जाएगा, कमाने के लिए, तो इस 60 दिन की जगह 182 डेज काउंट होगा। और जब कोई एक इंडियन सिटीजन इंडियन शिप के साथ मेंबर ऑफ क्रू होकर जहाज के साथ जाएगा, तो भी 60 दिन की जगह 182 डेज होगा। फिर एडिशनल क्या है, 2 years एज अ रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और क्या है एडिशनल, पहला क्या है, प्रीवियस ईयर को छोड़ के ठीक पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष आप रेसिडेंट रहे हो। रेसिडेंट कोई कब होता है, जब वो कम से कम एक बेसिक पूरा करता है। यानी प्रीवियस ईयर के 10 वर्षों में आप किन्हीं 2 वर्षों में कम से कम इन दोनों बेसिक में से एक बेसिक पूरा करते हो। 2 करें तो और अच्छा है, कम से कम एक बेसिक पूरा करते हैं। और ये दिया है 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। कितना? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आइए, और दूसरा एडिशन क्या है, प्रीवियस ईयर के ठीक पहले के 7 वर्षों में कुल मिला के आप 730 दिन भारत में रहे हो। ये 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन के बेस पे हम क्या डिसाइड करेंगे, OR, NOR और NR, ये डिसाइड करेंगे। OR कोई कब होगा, ध्यान सुनेगा, कम से कम एक बेसिक। कौन होगा? OR कोई कब होगा, एटलीस्ट 1 बेसिक, ठीक है, 1 बेसिक कंडीशन। At least 1 basic conditions and both the additional condition. यानी कोई OR कब होगा, जब कम से कम एक बेसिक पूरा कर, दोनों बेसिक कर सकता है, कम से कम एक बेसिक पूरा करता है और दोनों एडिशनल हो, OR होगा। NOR कौन होगा, जो कम से कम एक बेसिक पूरा करता हो, एडिशनल कोई एक या एक भी ना करे। कौन होगा NOR? NOR कौन होगा? NOR कौन होगा, जो कम से कम एक बेसिक और एडिशनल एक या एक भी ना करे। NR कौन होगा? NR वह होगा जो एक भी बेसिक कंडीशन पूरा नहीं करता है, चाहे एडिशनल करे या ना करे। एडिशनल दोनों करे, एक करे या एक भी ना करे। अब रिवाइज कर लीजिए, OR कौन होगा, जो कम से कम एक बेसिक और दोनों एडिशनल पूरा करता हो। NOR कौन होगा, कम से कम एक बेसिक, एडिशनल एक या एक भी ना करता हो। NR कौन होगा, जो एक भी बेसिक कंडीशन पूरा ना करता हो। आइए, मेरी बात पूरी हो गई, हम लोग उस टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं, निवास स्थान, वो क्या है, देखते हैं। आइए चलिए, हाउ रेसिडेंशियल स्टेटस क्लासिफाइड, OR, NOR और NR में। सिटीजन नॉन सिटीजन के बेस पे नहीं, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स, ये भी नहीं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे देखिए तो ये आंसर्स में यहां भी देखिए रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स है एंड नॉन रेसिडेंट्स है। यहां सब अलग है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स
एंड नॉन, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन, रेसिडेंट का मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों होता है, तो ये हमारा बेस्ट है। आइए, एवरी ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनएससी, अगर आप इस साल ओआर है तो अगले साल कुछ भी हो सकते हैं, ओआर भी हो सकते हैं, एनओआर, यानी मे बी चेंज, ये चेंज हो सकता है। एन इंडिविजुअल में गेट इन इंडिया, इंडिविजुअल की इनकम इंडिया में हो सकती है, आउटसाइड में हो सकती है, दोनों इन इंडिया एज वेल एज, यानी कोई व्यक्ति भारत में भी कमा सकता है और भारत के बाहर भी कमा सकता है। An individual who is resident in any previous year in the next previous year will be OR भी हो सकता है, NOR भी, any one of the, and इस ईयर अगर वो रेसिडेंट है तो अगले साल वो कुछ भी हो सकता है, OR भी, NOR भी और NR भी। A citizen of India who goes outside India for the purpose of employment, he must stay in India during the previous year 182 days। पढ़ाया ना आपको, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट कमाने के लिए तो प्रीवियस ईयर में उसका कम से कम 182 डेज काउंट होगा। अ कंपनी डज नॉट बिकम द फॉलोइंग, कंपनी कभी एनओआर नहीं होती है, कंपनी सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होती है, और जब भी रेसिडेंट बोलेंगे तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स कहलाएगा। The basis of determination of total income of a person is, the basis of determination of total income of, यानी कि एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम डिटरमाइन का पर्पस क्या है, सिटीजनशिप नहीं है, रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। मैं कहा ना, टोटल इनकम निकालने के पीछे आपका बेस रेसिडेंस होता है और कुछ नहीं। इनकम रिसीव इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, ऐसी इनकम जो भारत में पाई गई, प्राप्त, भले आप विदेश में कमाए हो बट इंडिया में रिसीव किए आप, और रिसीव मींस फॉर्स रिसीव, लंदन में पाके इंडिया ला रहे, इट्स नॉट कॉल्ड रिसीव इन इंडिया, रिसीव मींस फॉर्स रिसीव इन इंडिया। तो कोई भी इनकम जो आप इंडिया में रिसीव किए या इंडिया में रिसीव माना गया, इस पे ओआर, एनओआर, एनआर सब टैक्स देंगे, ऑल टैक्स देंगे इस पे। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस आउट, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरे देश में एम्बेसी में भेजा हुआ है, तो आप एम्बेसी में इनकम ऑन, दूसरे देश में इनकम ऑन कर रहे हैं, वही रिसीव कर रहे हैं, बट वो इनकम ऑन इंडिया में माना जाएगा क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं, भले आप इंडिया के बाहर ऑन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। आइए, टैक्सेबल इन इंडिया इंक्लूडिंग टोटल इनकम फॉर रेट, ये टैक्सेबल इन इंडिया हो गया, टैक्सेबल इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम अक्रूइंग इन इंडिया इज, अगर कोई इनकम भारत में कमाई गई है, भले वो भारत में प्राप्त हो, भारत की धरती पर आपने कमा लिया तो आप टैक्स देंगे, चाहे आप कोई हो, वार हो, एनओआर हो या एनआर हो, यानी ऑल के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा, ऑल के लिए। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज असेसिबल फॉर, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम, इंडिया के बाहर एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है और यहां पे सिर्फ ओआर टैक्स देगा। एक बार जान लीजिएगा, तो रिवाइज कर दूं, ओआर विश्व भर में कमाई गई सभी इनकम पे टैक्स देगा इंडिया में, ओआर। एनओआर 3 इनकम पे टैक्स देगा, इंडिया में रिसीव इनकम पे, इंडिया में ऑन अक्रूड इनकम पे, और फॉरेन के उस इनकम पे जो इंडिया से कंट्रोल और मैनेज होता है। फिर सुनिए, एनओआर 3 इनकम पे टैक्स देगा इंडिया में रिसीव इनकम, इंडिया में ऑन इनकम, फॉरेन में ऑन और रिसीव उस इनकम पे जो इंडिया से कंट्रोल और मैनेज होता है। एनआर सिर्फ 2 इनकम पे टैक्स देगा, इंडिया में ऑन इनकम पे और इंडिया में रिसीव इनकम। तो पूछ रहा है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ ओआर टैक्स देगा कि ओआर विश्व भर में कमाई गई सभी इनकम पे टैक्स देता है। हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड द इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू कॉल रेसिडेंट, रेसिडेंस के लिए उसको कम से कम एक बेसिक कंडीशन पूरा करना होगा, एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस कम से कम पूरा करना होगा, ठीक है। इफ अ इंडिविजुअल इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 182 days और मोर, ही मे बी, इफ इंडिविजुअल इज, ही मे बी, अगर आप 182 दिन भारत में रह गए या उससे ज्यादा तो आप रेसिडेंट हो गए, तो आप इस केस में रेसिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब ओआर से होता है, यानी ए और बी इन दोनों से मतलब है। इफ एन इंडिविजुअल डू नॉट फुलफिल बोथ द बेसिक कंडीशन,
और कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन पूरा नहीं करता है तो एनआर कहलाता है, नॉन रेसिडेंट्स कहलाता है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर श्री राम, एन इंडियन सिटीजन हु लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 10 जुलाई 2024 फॉर पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये कब गए? जुलाई में गए। यानी भारत में कब रहे? ये अप्रैल में रहे 30 दिन, मई में रहे 31 दिन, जून में रहे 30 दिन, जुलाई में कब गए? जुलाई में 10 को गए। जोड़िए, एक 71 डेज, सॉरी ये आपका 101 डेज मान लीजिए, ये है कुछ, ठीक है। कह भी रहा है कि ऊपर दिया भी है। आइए, ये अब कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए 182 डेज चाहिए और ये सिर्फ 101 दिन रहना है, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन रेसिडेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्योंकि 182 दिन भारत में नहीं रह रहे हैं। इंडियन इनकम मीन्स जो इंडिया में रिसीव है और अर्न्ड है। इनकम रिसीव एंड डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, इनकम अक्रूड एंड डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए, फॉरेन इनकम मीन्स फॉरेन में अर्न, फॉरेन में रिसीव। इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो सकता है, ठीक है। इनकम अक्रूड एंड रिसीव आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा मेनली, ठीक है। आइए आगे, इनकम अक्रूइंग इन लंदन एंड रिसीव देयर इज टैक्सेबल। फॉरेन में कमाया, फॉरेन में ही पाया, तो ओआर ऑर्डिनरी रेसिडेंट विश्व भर में कमाई गई सभी इनकम पे टैक्स देता है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जोसेफ, ब्रिटिश सिटीजन who has been visiting India for 100 days every year since last 10 years. Determine residential status of Joseph, British citizen who has been visiting India for 100 days every year in last 10 years. अब क्या है ये? पहली बात, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो इनके लिए जो बेसिक 2 है ना, 365 दिन प्रीवियस ईयर के ठीक पहले के 4 वर्षों में, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन, जो कुछ केस में 182 डेज था, यहां 60 दिन ही होगा क्योंकि ये इंडियन सिटीजन नहीं है। तो ये पहला बेसिक तो पूरा नहीं कर रहे हैं, पहला बेसिक 182 दिन था, लेकिन दूसरा बेसिक पूरा कर रहे हैं। 4 वर्षों के ऊपर 100 दिन के हिसाब से 400 दिन रहे, यानी 365 से ज्यादा है, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहे, यानी बेसिक 2 पूरा कर रहे हैं, और उसके साथ प्रीवियस ईयर के ठीक पहले के 10 वर्षों में ये आराम से 2 साल से अधिक रेसिडेंट हैं, और 7 वर्षों में ये 700 दिन कर रहे हैं, 730 दिन नहीं कर रहे हैं, तो एक बेसिक पूरा कर रहे हैं ये, ठीक है ना। रुकिए तो 1 मिनट, प्रीवियस ईयर के ठीक पहले के 7 वर्ष, यानी कि अगर हम देखें बेसिक कंडीशंस की बात करें आपसे, 1 मिनट रुकिएगा, इसको जरा सा ट्रेस करते हैं। बेसिक कंडीशन नंबर 1, प्रीवियस ईयर में रहे ये 100 डेज, और सेकेंड बेसिक 400 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, एंड 100 डेज इन प्रीवियस ईयर। अगर हम बात करें आपसे तो क्या देख रहे हैं हम लोग? आइए, कि पहला बेसिक पूरा नहीं, दूसरा बेसिक पूरा कर रहे हैं। दूसरा बेसिक क्या है? यहां 365 होना चाहिए, यहां 60 होना चाहिए, एक बेसिक तो पूरा कर दिए। एनआर नहीं होंगे, पक्का हो गया। अब या तो ये ओआर होंगे या तो ये क्या होंगे? एनओआर होंगे। अब आइए एडिशनल कंडीशंस की बात करते हैं। एडिशनल कंडीशंस में क्या आता है, आइए देखते हैं। एडिशनल कंडीशंस में क्या है? एडिशनल कंडीशंस की बात करते हैं। एडिशनल कंडीशंस कौन कौन से हैं देखते हैं, आइए। एडिशनल कंडीशंस, पहला, प्रीवियस ईयर को छोड़ के ठीक पहले के 10 वर्षों में 2 साल एज ए रेसिडेंट रहा हूं। तो देखिए ना, ये अच्छे से कई साल सेकेंड बेसिक पूरा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कब से आ रहे हैं? देखिए 10 ईयर से आ रहे हैं। तो 10 ईयर से आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 हुआ।
तो यहां पे 4 4 4 4 4 4 4 यहां तक पूरा कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ईयर्स एज अ रेसिडेंट है ये, एज अ रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस, यानी एक बेसिक पूरा कर रहे हैं, अरे एडिशनल पूरा कर रहे हैं। कैसे? पहले साल अगर हम ऐसे जाएंगे उल्टा, तो रिवर्स रखा है मैंने, ठीक है। उल्टा में अगर बात करें तो सबसे पहले साल जब इंडिया आए होंगे वो, तो 4 साल मिला करके ये 400 दिन हुआ कि नहीं हुआ देखिए, और प्रीवियस में 60 हो गया, यानी इस साल एक बेसिक पूरा करें, इससे ऐसे करके वो 7 साल है। दूसरा, 7 सालों में 700 दिन 700 डेज ये नहीं पूरा कर रहे, देखिए यहां 730 दिन चाहिए, यानी एक बेसिक और एक एडिशनल कर रहे हैं, यानी ये हो जाएंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या हो जाएंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आइए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, कंट्रोल फ्रॉम कनाडा, यानी फॉरेन में कमाया, फॉरेन में पाया। ऑर्डिनरी रेसिडेंट विश्व भर में कमाएंगे, सभी इनकम पे टैक्स देगा। टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एन इंडिविजुअल मस्ट बी एनवार, एक बेसिक और एडिशनल, एक भी ना करे। वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल, नहीं ये ओआर हो जाएगा। वन बेसिक कंडीशन एंड वन एडिशनल और नन, यही होगा। कौन होगा एनवार? जो एक बेसिक कम से कम पूरा करे, एडिशनल एक या एक भी ना करे। When HUF is called NR। अब सुनिए, HUF के लिए तरीका बदलेगा। HUF के लिए क्या होगा? रेसिडेंस निकालने का तरीका दो चीजें, एक एडिशनल कंडीशन वही जो इंडिविजुअल वाला है जो पढ़ाया भी आपको, और एक चीज देखते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ HUF पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया और होली सिचुएटेड इन इंडिया। अब आइए, एक HUF OR कब होगा? जब उसका कर्ता दोनों एडिशनल पूरा करता हो और HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली या होली इंडिया में हो। NOR कब होगा HUF? जब उसका कर्ता एक एडिशनल या एक भी पूरा ना करे, लेकिन उसका मैनेजमेंट कंट्रोल पार्टली इंडिया में हो। HUF NR कब होगा? जब उसका मैनेजमेंट कंट्रोल पूरा भारत के बाहर हो, भले करता एडिशनल पूरा करता हो या ना करता। खोजिए आके NR कब होगा? जब पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल भारत के बाहर होगा। इट्स कर्ता डज नॉट फुलफिल एनी कंडीशंस, एडिशनल कंडीशन। कर्ता फुलफिल बोथ एडिशनल व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF सिचुएटेड होली आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये HUF क्या हो जाएगा? NR हो जाएगा। व्हेन HUF इज कॉल्ड OR, OR कब होगा? जब उसका मैनेजमेंट कंट्रोल पार्टली इंडिया में हो, करता दोनों पूरा करता है एडिशनल, करता फुलफिल बोथ एडिशनल कंडीशन, सही है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF इज सिचुएटेड पार्टली और दिस, सही है। यानी कब HUF OR होगा? जब उसका कर्ता दोनों एडिशनल पूरा करता हो और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल पार्टली या होल इंडिया में। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल, OR विश्व में कमाएगी सारी इनकम पे टैक्स देगा। इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया। आइए, फॉरेन इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम नॉट टैक्सेबल इन, आइए रेसिडेंट, उसे रेसिडेंट तो विश्व में कमाएंगे, सभी इनकम टैक्स देता है। फॉरेन इनकम पे देगा, रिसीव इन इंडिया पे देगा, ऑन पे देगा। पास्ट अनटैक्स इनकम यानी प्रीवियस ईयर के पहले का इनकम विदेश से पाया, वही अर्न किया, वही रिसीव किया, और प्रीवियस ईयर के बाद लेके आया तो पाया, फोर्स टू इंडिया में है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। On salary payable by government of India outside India to Indian citizen will be taxable in India. It will be added to the taxable India होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी इंप्लॉय एम्बेसी में सर्विस देने गया तो भले वो विदेश में ऑन रिसीव कर रहा है, बट वो गवर्नमेंट तो इंडिया की है ना, आई मीन वो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, तो इसलिए वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। इफ अ पर्सन इज रेसिडेंट इन एनी प्रीवियस ईयर, देन इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर एनीवन नेक्स्ट में, इस बार वो रेसिडेंट अगले साल कुछ भी हो सकता है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम हिंडाल्को विल बी टैक्सेबल, सबके लिए डिविडेंड रिसीव फ्रॉम हिंडाल्को रेसिडेंट नॉट इन दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया में रिसीव है ना, सबके लिए हो जाएगा। इनकम अक्रूइंग इन पेरिस एंड रिसीव देयर इज टैक्सेबल, OR ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के लिए। फॉरेन में कमाया वहीं पाया। व्हाट इज डिटरमाइंड फॉर SSC
ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। कैसे डिटरमाइन करते हैं पीरियड ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया? किस बेसिस पे होता है? पीरियड ऑफ रेसिडेंट, इंडिया में रहने के दिन को काउंट करते हैं। इंडिया में, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पढ़ दो फिर से। व्हाट इज डिटरमाइंड फॉर द एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस? कैसे रेसिडेंस करते हैं? पीरियड ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया, पीरियड ऑफ रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया, टैक्स इंसिडेंट, राइट यही होगा, टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स लाइक। किस पर्पस के लिए हम रेसिडेंस डिसाइड करते हैं? क्योंकि टैक्स आपका रेसिडेंस पता करने के पीछे पर्पस आपका टोटल इनकम निकालना है और आपकी टैक्स लायबिलिटीज निकालना है। ये था हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस के 30 एमसीक्यूज। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश भी, थोड़ा सा इसके प्रोविजंस को ही बताया, कैसे कैसे क्या होता। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इसी तरह हम इनकम टैक्स के और कंटेंट्स भी आपके साथ लेके आएंगे। पर डे आपको कोई ना कोई वीडियो मिलता जाएगा। फिर बहुत जल्दी इनकम टैक्स के एक नए एमसीक्यूज वीडियो साथ मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक्स।